स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग वर्ब के शॉर्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, यानी आज हम लोग उस चीज का इस्तेमाल करेंगे जो अभी हम लोगों ने 2 दिन से पढ़ा, यानी उनके रूल्स के। तो अगर आपने रूल्स पढ़े हैं तो आपको सॉल्व एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास 12th में मैंने सिंटैक्स चैप्टर पढ़ाया है, इसके ऑलरेडी सारे वीडियो अपलोडेड हैं, आप उसको देख सकते हैं। और सारी भी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी देखिए। मैं यहाँ पर आज 20 क्वेश्चन की बात करूंगा, यानी जो हमारे अनसॉल्व है उन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ माई फादर विल अप्रूव, यानी मेरे पापा अगर अप्रूव कर देते हैं, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका एक वीडियो भी अलग से दिया है, इफ अंटिल और अनलेस के नाम से है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए या डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लिंक है, आप देखिए। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हमारे विल से वर्ड से हो तो हमें यह देखना है कि हमारे दोनों सेंटेंस का टेंस क्या है। यानी यहां पर टेंस हमारा फ्यूचर है, यहां पर भी टेंस हमारा फ्यूचर है। हिंदी निकालो तो अगर मेरे पापा कहेंगे तो मैं जाऊंगा, गा की दोनों में आ रहा है। बोलने में ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है लेकिन लिखने में ये अच्छा नहीं है। आपको यहां पर क्या करना है, जब भी विल से शुरुआत हो सेंटेंस की तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में रखना है। उस सेंटेंस को कहां पर रखना है, प्रेजेंट टेंस में रखना है, और दूसरे वाले को फ्यूचर में रखना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां विल नहीं हो सकता, यानी विल की कोई यूज यहां पर नहीं होना है। तो यहां यूज क्या होना है, तो सीधे से शब्दों में समझो कि यहां विल ना होके अप्रूव्स करना है, जिससे आपका ये सिंपल प्रेजेंट में चला जाए। दूसरे वाले में आप विल या शेल कुछ भी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये याद रखना है कि इफ से सेंटेंस जब भी शुरू होगा, हमारा जो सेंटेंस पहला वाला है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, दूसरा वाला फ्यूचर में होता है। बहुत क्लियर इस चीज को याद रखो, ये हमेशा आपको काम देगा। चाहे आप अभी पढ़े, चाहे आप अभी आगे कंपटीशन की तैयारी करें, ये चीज जरूर आती है और अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी विल को हम कंजंक्शन के रूप में रख देते हैं। अगर यहां पर भी इफ आ जाए तो इसका मतलब है कि इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट में होगा, और उसके जो पहले वाला सेंटेंस है वो फ्यूचर में होगा। तो चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए, इसके बाद का सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। भले हिंदी गागी के निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल यही कहता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि 5 times 5 are 25। तो नंबर्स की बात करते हैं, तो 5 times 5, अब यहां पर आर की जगह क्या होना चाहिए, इज हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, यहां पर आर की जगह इज हो जाना चाहिए। अगला है कि सी हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट की बात हो रही है और यहां पर हैज लिखा हुआ है। यही सारे क्वेश्चन हमें फंसाते हैं। हमें लगता है कि यार इसमें तो कोई गलती नहीं, या हमें लगता है कि ये तो सही है, या ये लगता है कि भाई हैज है, चलो अच्छा है। गलत है, यहां पर हैज का यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि लास्ट नाइट की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो ही स्लेप्ट करो, हैज तो प्रेजेंट को दिखाता है, तो यहां पर अगर प्रेजेंट होता तो आज की बात होती, 2 नाइट की बात होती, लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है, लास्ट नाइट की। तो लास्ट नाइट के लिए आप हैज कैसे लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही हैज गॉन लखनऊ, ही हैज गॉन लखनऊ यस्टरडे। और ये देखो यस्टरडे आया, यानी कल की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, प्रेजेंट की, यानी आज की। सेंटेंस हमारा पास्ट में दिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में दिखा रही है। तो 2 कंडीशन, या तो इसको यस्टरडे, तो भाई ये तो रह गई, तो या तो इसको वेंट कर दो, या तो इसको वेंट करो, और या तो फिर आप सीधे सीधे हैड कर दो तो ज्यादा अच्छा है। तो सी ही हैड गॉन लखनऊ यस्टरडे, या ही वेंट लखनऊ, ही वेंट टू लखनऊ यस्टरडे। ऐसे करेंगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। अगला सेंटेंस हमारा है 100 रुपीज आर नॉट अ बिग अमाउंट। तो आपको पता है जब सर्टेन अमाउंट दिया जाता है, यानी जब सर्टेन अमाउंट की बात करते हैं तो ये हमारा किस में होता है, सिंगुलर में होता है। तो यहां पर आर का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्या यूज होना चाहिए, इज का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर हो गई बात कि जब भी सर्टेन अमाउंट दे, 100, 200 दे, 70 दे, 80 दे, तो हमेशा याद रखना आर ना होके सिंगुलर में जाएगा। तो इस वजह से यहां पर क्या होना चाहिए, इज का प्रयोग होना चाहिए। अगला सेंटेंस हमारा है कि ही इज इल एवर सिंस ही लेफ्ट अस। अब देखिए यहां पर भी दिक्कत क्या है कि ही लेफ्ट अस। देखिए
यहां पर लेफ्ट हमारा पास्ट में दिखा रहा है और ये हमारा प्रेजेंट में दिखा रहा है, तो दो दिक्कत, यहां पर ही वॉज करो या ही हैज लेफ्ट अस करो, तो भैया सेंटेंस गलत कहां है कि इसको तो चलो ठीक है वो बीमार है, ही लेफ्ट अस ना करके यहां पर ही हैज कर दो तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हो गई बात। या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ही इज इल एवर सिंस ही हैड लेफ्ट अस, ये भी ठीक हो सकता है, यानी हैज और हैड दोनों को यहां पर किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि मेनी अ मैन हैव डन सो, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी मेनी शब्द आएगा तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो आपका किस में होगा, प्लूरल में होगा। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, वो भी कैसी होगी, प्लूरल में होगी। तो लेकिन जब इसके बाद मेनी ए शब्द आ जाए तो हमारी सब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो अब बताओ मेनी ए आया है तो हैव का यूज यहां पर सही है क्या, गलत है ना, यानी मेनी ए के बाद हमेशा आप हैज का प्रयोग करते हैं, कभी हैव का प्रयोग नहीं करते। अगला सेंटेंस है द पुअर इज मिजरेबल, द पुअर। अब एक चीज मैंने आपको और रूल बताया है कि जैसे पुअर, डीफ, डम्ब, लेम, हेल्दी, वेल्दी, यानी जब हमारे एडजेक्टिव से पहले कोई क्या लग जाए, जब हमारे एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है तो ये हमारा नाउन कैसा हो जाता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है, यानी समूह की बात करता है। और भाई जब हमारा एक पुअर की बात नहीं हो रही, जैसे द पुअर हुआ तो वो जितने भी पुअर है, जितने भी गरीब है उनकी बात होती है, तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कैसे है, यहां पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर द पुअर मैन होता तो मैन की वजह से सिंगुलर दिखता और इज यहां पर सही था। लेकिन जैसे ही द पुअर, द रिच, द लैम, द डीप, द डम्ब, ठीक है, द हेल्दी, द वेल्दी, इन सभी वर्ड्स के साथ द सिक, इन सभी को हम एक पूरे समूह की बात करते हैं। जितने गरीब, जितने अमीर, जितने लूले, जितने लंगड़े, काने, बहिरे, अंधरे, सब के लिए ये सब जितनों की बात हो जाती है, एक की बात नहीं होती। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। अगला हमारा है कि सोहन एज वेल एज, कल ही मैंने आपको रूल लिखाया कि एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, लाइक, इन एडिशन, इन वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो भैया हिज पेरेंट्स के हिसाब से वर्ब दिया है, जबकि होना किसके चाहिए हिसाब से, सोहन के हिसाब से, तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। इसी तरह से आपको करना है। और क्योंकि अगर आपने रूल पढ़ा है ना तो मेरा वादा है, मेरा कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारी जरूरत ही तुम्हें नहीं पड़ेगी, तुम अपने से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। कब ये चीज पॉसिबल है, जब आप रूल्स को सही ढंग से पढ़ते हैं तब। अगला है ही और आई आर गिल्टी, ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस सेंटेंस का जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे, सबको देना है जितने लोग देखेंगे। और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वर्ब, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है, मैं अभी और 5 या 7 क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। और अब एक्सरसाइज ही सॉल्व कराऊंगा, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की, इन सभी की एक्सरसाइज में सॉल्व कराऊंगा। यही टारगेट में इस समय चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आर्टिकल भी पूरा जरूर करूंगा। तो प्लीज इस सेंटेंस का आप मुझे आंसर जरूर अपने कमेंट में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। कल ही मैंने आपको इसका एक रूल पढ़ाया था, एक रूल बताया था कि जब भी हमारा दो सब्जेक्ट किससे हो, नाइदर नॉर, आइदर और से जुड़े हो, तो उनका नंबर अलग अलग हो, यानी सिंगुलर प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल लिखनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो दो सब्जेक्ट है, द टीचर है, द स्टूडेंट्स है, नाइदर और नॉर से जोड़ा जा रहा है, तो कहा गया कि हेल्पिंग वर्ब के पास हमेशा प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब के पास प्लूरल होना चाहिए, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए।
हैव लगा दो। ये रूल कल ही मैंने आपको बताया था। तो प्लीज आप इन सब चीजों को ध्यान दें, इन सब चीजों को पढ़ो, जिससे ये सारी चीजें आपको कभी दिक्कत ना करें, नहीं बार बार परेशान करेगी, बार बार तुम परेशान होगे भैया। इसलिए बिल्कुल ऐसा ना करो, कोई दिक्कत ना हो। अब यहां सेंटेंस की इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट। मैंने आपको इफ वाला वीडियो प्लीज आप जाके, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि बार बार कि इफ वाला वीडियो जरूर आप जाके, सिंटेक्स में ही है हमारी प्लेलिस्ट में, आप उस पर जाके देखिए। इफ के 3 तरह के सेंटेंस बनते हैं, एक प्रेजेंट और फ्यूचर वाला, एक हैड और वुड वाला, और एक वर और वुड वाला। यानी ये जो सेंटेंस है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं कभी ऐसा ना करता, मैं तुम्हारी जगह होता मैं कभी ऐसा ना करता। यानी ये एक ऐसी बात कही जा रही है जो बोलते या कहते समय असंभव है, क्योंकि वो काम हो चुका है। तो यहां पर हमेशा याद रखो कि आई के साथ वर आता है, कभी वॉज का प्रयोग नहीं करते। इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट, यही होगा। प्लीज आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। नेक्स्ट है कि व्हेन यू आर गोइंग टू लीव स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो बताओ व्हेन के बाद सब्जेक्ट आएगा या हेल्पिंग वर्ब आएगी? इतना तो आप समझदार हैं ही कि व्हेन के बाद पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो व्हेन आर यू गोइंग टू लीव स्कूल, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला है आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव, आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव। अब देखिए ये कुछ आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, यानी आपका नरेशन वाला सेंटेंस। तो भैया आस्क्ड लिखा हुआ है, चलो हिम दिया है, तो अब ये जो वेयर है, हम लोग नरेशन में क्या करते थे? क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन मानते थे, और कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब ना रखकर हम पहले क्या रखते थे? अपना सब्जेक्ट। तो आप इसको ऐसे करें कि आई आस्क्ड हिम वेयर, फिर ही के बाद फिर डिड ना लगा के क्या करोगे? लिव्ड कर दो। थोड़ा सा नरेशन की भी प्रैक्टिस करते रहो। राम टोल्ड दैट, ये भी उसी तरह से है। राम टोल्ड दैट, ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो सीता इज कैसे हुआ? सीता वॉज हो जाएगा, क्योंकि जैसा हमारा कंजंक्शन के पहले वाला जिस टेंस में होता है, कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस भी उसी टेंस में होता है। यानी ये हमारा पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में ही होगा। नेक्स्ट है हमारा ईच ऑफ माई ब्रदर हैव मेड अ गुड स्टार्ट इन लाइफ। मैंने कल ही आपको एक रूल बताया कि ईच ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो देखो यहां पर कुछ उल्टा ही है। उल्टा क्या है हमें ये देखना है। देखिए सबसे पहली बात तो रूल हम लोग देखते हैं, रूल समझना जरूरी है भाई, इसलिए रूल मैं बार बार कहता हूं कि आप जरूर इन सब चीजों को जानो, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए बार बार कहता हूं इसको सब पढ़ डालो, कहीं से कोई दिक्कत ना होने पाए। तो क्लियर हुई बात कि जब भी हमारा ईच ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ ऐसा वर्ड आए, अगर ऐसा शब्द आता है तो हमें क्या करना है? तुरंत प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है? प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, क्लियर हुई बात? प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब रखा जाएगा। तो प्लूरल नाउन में ब्रदर्स हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? हैज हो जाएगी। तो भले ही ब्रदर्स के हिसाब से हैव सही था, लेकिन हमें इसको नहीं करना है। हमें जो रूल कहता है, क्योंकि ईच ऑफ माई ब्रदर, कई भाइयों में से मेरे एक भाई ने अच्छी जिंदगी शुरू कर दी है, तो वहां पर एक के लिए यानी ब्रदर सबसे पहले अपना सब्जेक्ट सिंगुलर करो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसी करनी है? प्लूरल करनी है, सिंगुलर करनी है। तो क्लियर हुई बात? ये आपके वर्ब की एक्सरसाइज हो गई सॉल्व। इसमें जो भी चीजें आपको नहीं आ रही है, आप इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट करें। इसके अलावा जो भी सेंटेंस आपको फंस रहा हो, आप मुझे उसको बताएं। 63 86 47 15 51, ठीक है? इस नंबर पे कॉल करो, कांटेक्ट करो, कुछ भी करो, मैं आपको तुरंत इसको बताऊंगा। 63 86 47 15 51 ये मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल करिए। आपके सारे प्रॉब्लम मैं सुनूंगा, देखूंगा, और उसका मैं तुरंत जवाब भी दूंगा, ठीक है? तो कल हम लोग अपने आर्टिकल वाले सिलेबस या सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।